आज हम पाचन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि। देखिए, हमने पाचन तंत्र के अंगों का और ग्रंथियों का जो अध्ययन किया उसके अंदर वैसे हमने बातचीत की थी कि किस अंग में किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, कौन सी ग्रंथि कौन सा स्त्राव करती है जो किस भोजन के अवयव के अपघटन या सरलीकरण का कार्य करती है। शुरुआत करेंगे हम मुख से कि सर्वप्रथम हमारे मुख में भोजन को चबाया जाता है और साथ ही उसके अंदर लार ग्रंथि के द्वारा लार मिलाई जाती है। सर्वप्रथम मुख गुहा में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसमें लार मिलाने का कार्य किया जाता है। हमारी लार में एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। ये एमाइलेज एंजाइम जो है ये हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च के पाचन का कार्य करता है। जैसे स्टार्च जिसके ऊपर एमाइलेज एंजाइम की क्रिया होती है तो स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यूं कहें कि सर्वप्रथम भोजन जो है उसका हमारे मुख में ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर लार ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित जो एमाइलेज एंजाइम है उसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य शुरू हो जाता है। ये एमाइलेज एंजाइम हमारे मुख में जो स्टार्च है स्टार्च का 30% पाचन कर देता है। यानी मुख के अंदर मुख गुहा में एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च का 30% पाचन हो जाता है। उसके बाद भोजन मुख गुहा से आगे ग्रसनी से होते हुए
ग्रास नली, और ग्रास नली से आमाशय में पहुंच जाता है। बात करेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में भोजन में लार मिलाई जाएगी। अच्छा, दांतों के द्वारा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसमें लार मिलाने से ये भोजन लसलसा बन जाता है। उस लसलसे भोजन को मुख गुहा के द्वारा ग्रसनी में भेजा जाता है। ग्रसनी इसको ग्रास नली में भेजती है, और ग्रास नली में ये कर्माकुंचन गति द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में, ग्रास नली से आमाशय में भोजन के प्रवेश को ग्रास नली, ग्रास नली अवरोधनी के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ग्रास नली से आमाशय में भोजन के प्रवेश को ग्रास नली अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद भोजन आमाशय में प्रवेश करता है, और आमाशय जो होता है उसमें भोजन के पाचन की क्रिया के लिए 3 प्रकार के स्त्राव होते हैं। आमाशय, आमाशय में पेप्सिन, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन के रूप में स्त्रावित होता है। उसके अलावा HCl और म्यूकस का स्त्राव होता है। 3 प्रकार के स्त्राव होता है आमाशय में। 1 नंबर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, और तीसरा जो होता है वो है श्लेष्म। HCl, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन और श्लेष्म। HCl जो आमाशय में, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो होता है वो आमाशय के अम्लीय माध्यम के कारण, आमाशय के अम्लीय माध्यम के कारण, अम्लीय माध्यम के कारण सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। सक्रिय पेप्सिन, सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। और ये सक्रिय पेप्सिन जो होता है, ये सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन के पाचन का काम करता है। कि हमारे भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन है, ये सक्रिय पेप्सिन की क्रिया होगी किस पर? प्रोटीन पर। यानी कि हम बात करें प्रोटीन जिसके ऊपर पेप्सिन की क्रिया, पेप्सिन, तो इसे प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड में बदल जाता है। पेप्टाइड जो कि प्रोटीन का एक क्या है? सरल अणु। यानी कि हम बात करेंगे हमारे आमाशय में स्त्रावित प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो है वो आमाशय के अम्लीय माध्यम, आमाशय का अम्लीय माध्यम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। और ये सक्रिय पेप्सिन जो है वो हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पेप्टाइड में पाचन कर देता है, यानी कि प्रोटीन को पेप्टाइड में सरलीकृत कर देता है। दूसरा जो है वो है श्लेष्मा। श्लेष्मा जो होता है वो आमाशय की गिरवा कोशिका, गिरवा कोशिकाएं,
आमाशय की गिरवा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है। यानी श्लेष्मा का स्त्राव आमाशय में गिरवा कोशिकाएं जो है वो करती है। ये श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक स्तर को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य करती है। तीसरा बात करेंगे हम HCl की। उसके अलावा एक ये भी है कि जो नवजात शिशु होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जो सिर्फ दूध पीते हैं, उनके अंदर दूध प्रोटीन कैल्शियम का पाचन करने के नवजात शिशु शिशुओं के आमाशय में दुग्ध प्रोटीन कैल्शियम का पाचन होने के लिए या करने के लिए रेनिन नामक एंजाइम स्त्रावित होता है। देखो इसकी क्रिया किस प्रकार से होगी। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर दूध प्रोटीन होते हैं, पर पेप्सिन ये प्रोटीन जो है ये जड़ित रूप में नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर कैल्शियम प्रोटीन होती है। तो उस कैल्शियम का पाचन करने के लिए आमाशय में रेनिन नामक एंजाइम स्त्रावित होता है। ये रेनिन नामक एंजाइम की क्रिया जो देखो, कैल्शियम प्रोटीन है, कैल्शियम के ऊपर क्रिया होगी रेनिन की, और इस रेनिन एंजाइम के कारण जो कैल्शियम है वो पैरा कैल्शियम में बदल जाता है। पैरा कैल्शियम एक कैल्शियम का सरल नाम है, मतलब कैल्शियम का पैरा कैल्शियम में पाचन हो जाता है रेनिन नामक है। ये कार्य भी आमाशय में होता है। नेक्स्ट बात हम करेंगे HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। ऑक्सेंटिक कोशिका आमाशय में HCl का स्त्राव ऑक्सेंटिक कोशिकाएं करती है। ये HCl जो है वो भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है। HCl के द्वारा क्या किया जाता है? भोजन का माध्यम, हम बात करेंगे कि भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है। भोजन का माध्यम अम्लीय। साथ ही HCl जो है वो भोजन के साथ में आए हानिकारक जीवाणुओं को मारना। और हम बात करें तो जैसे ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन है, इसको सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य भी HCl के द्वारा ही किया जाता है। देखो आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, वो सबसे पहले आमाशय के अंदर हम बात करें तो जब भोजन प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित करने का कार्य ग्रासनली अवरोधनी के द्वारा किया जाता है। आमाशय में प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम का स्त्राव होता है। ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन जो है आमाशय के अम्लीय माध्यम, मतलब कि HCl के कारण आमाशय का माध्यम अम्लीय होता है और उस अम्लीय माध्यम के अंदर ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन सक्रिय पेप्सिन के अंदर बदल जाता है। और ये पेप्सिन जो होता है ये हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन को सरल अणु पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है।
उसके अलावा हमारे आमाशय में श्लेष्मा का स्त्राव होता है, जो कि आमाशय की गिरवा कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये गिरवा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित जो श्लेष्मा है, ये आमाशय के अंदर स्त्रावित जो HCl है, इसके अम्ल के प्रभाव से आमाशय की भित्ति को बचाने का कार्य करते हैं। मतलब कि आमाशय की भित्ति को अम्ल के प्रभाव से बचाने का कार्य श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है, जो कि गिरवा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। उसके बाद हम बात करें तो आमाशय के अंदर क्या होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने के लिए रेनिन नामक एंजाइम का स्त्राव होता है। दुग्ध प्रोटीन कैसीन होती है, रेनिन की जब उस पर क्रिया होती है तो ये पैराकेसिन के अंदर बदल जाता है। इस प्रकार से आमाशय के अंदर क्या होता है कि पाचन की क्रिया होती है। यह आमाशय जो है इसके अंदर इन सब रसों को मिलाकर, आमाशय में जो रस है इनको मिलाकर के जठर रस कहा जाता है, इसलिए आमाशय को जठर ग्रंथि कहा जाता है। आमाशय के अंदर स्त्रावित पाचक रस, HCl, क्लोरीनाइड और श्लेष्मा इन सबको मिलाकर के जठर रस कहा जाता है, तो इसको जठर ग्रंथि भी कहते हैं। आमाशय का दूसरा नाम है जठर ग्रंथि। आमाशय में भोजन के अंदर इस जठर रस को, जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित जो रस होगा तो इसको हम नाम देंगे जठर रस। आमाशय में जठर रस जो है इसको मिलाकर के भोजन के अंदर जठर रस को मिला दिया जाता है, तो भोजन का एक पेस्ट बन जाता है। भोजन को एक पेस्ट में बदल दिया जाता है। इस पेस्ट को काइम कहते हैं। काइम अर्थात हम कहेंगे कि आमाशय में स्त्रावित विभिन्न रस जब भोजन में मिल जाते हैं तो उसका एक पेस्ट बन जाता है, उसे काइम कहते हैं। आमाशय भोजन को काइम में बदलता है और ये काइम आगे छोटी आंत में प्रवेश करता है। सबसे पहले ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जाएगा। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, छोटी आंत के अंदर 3 भाग पड़े। छोटी आंत में भोजन का पाचन। देखो सर्वप्रथम भोजन जो है छोटी आंत के 3 पार्ट जो होते हैं उनमें से पहला भाग जो है वो ग्रहणी है, दूसरा पार्ट अग्रशुदांता, तीसरा भाग शुदांता। आमाशय से जो काइम होता है वो सबसे पहले छोटी आंत के ग्रहणी भाग में प्रवेश करेगा। छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग है उसके अंदर 3 प्रकार के रस का स्त्राव होता है। एक तो खुद छोटी आंत के द्वारा स्त्रावित रस, उनको हम नाम देंगे आंतरीय रस। आंतरीय रस। दूसरा कलम में पढ़ा था ग्रंथियों के अंदर सेकंड ग्रंथि जो थी यानी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित अग्नाशयी रस। और जो तीसरा जो होता है वो यकृत द्वारा पित्त रस। ये तीनों रस छोटी आंतों के ग्रहणी भाग में स्त्रावित होता है। बात करेंगे हम कि ग्रहणी भाग में आंतरीय रस क्या होता है। आंतरीय रस के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन से संबंधित रस होते हैं। अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित रस भी, इसी में यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस। इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो प्रथम भाग होता है इसके अंदर अधिकांशतः भोजन का पाचन का कार्य हो जाता है। उसके बाद भोजन को आगे अग्रशुदांतर में भेज दिया जाता है। अग्रशुदांतर जो है
उसके अंदर हमने बताया था कि इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उनको हमने नाम दिया था विशेष आंतरिक कोशिकाएं। विशेष आंतरिक कोशिका, या हमने इसको ये भी कहा था ग्लिब्रोम या रसायन। ये विशेष प्रकार की जो आंतरिक कोशिकाएं होती है, जब यहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है और इसको आगे अगर शुद्धांतर में भेजा जाता है, तो अगर शुद्धांतर के अंदर आंतरिक कोशिकाओं के द्वारा पचित रस जो होता है उसके अवशोषण का कार्य होता है। अब यहाँ से अवशोषण जब होता है तो ये द्रव्यों जो होते हैं इनके अंदर उपस्थित होती है रक्त केशिकाएं। यहाँ से पचित रस के अवशोषण होने के पश्चात ये रस जो होता है वो रक्त केशिकाओं में पहुंचकर रक्त के अंदर प्रवेश कर जाता है। यहाँ से जो अनवशोषित व पचित भोजन जो होता है उसको आगे शुद्धांतर में भेज दिया जाता है। शुद्धांतर के अंदर भोजन में उपस्थित जैसे पित्त लवण व विटामिन का अवशोषण का कार्य होता है। यहाँ पर पचित रस का अवशोषण होगा, यहाँ पर जिन पदार्थों का अवशोषण नहीं हो पाएगा शुद्धांतर में उनके अवशोषण का कार्य शुद्धांतर वाले भाग में होगा, जिनमें शामिल है पित्त लवण और विटामिन। इनके अवशोषण का कार्य शुद्धांतर में होता है। नेक्स्ट, यहाँ से जो अपचित भोजन जो होता है उसको आगे वृद्धांतर या बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत जो है इसके भी हमने 3 भाग पढ़े थे। फर्स्ट अंदरांत, सेकेंड बृहदांतर और थर्ड मलाशय। अंदरांत जो होता है यहाँ से इसी में या बड़ी आंत के इसी भाग के अंदर अपेंडिक्स उपस्थित होती है। बड़ी आंत के अंदर विशेषतः अगर हम बात करें, बड़ी आंत में भोजन में उपस्थित अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। यहाँ पर ही आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण होता है। यानी कि हम बात करें तो बड़ी आंत में भोजन में उपस्थित अतिरिक्त जल और खनिज लवण के अवशोषण से संबंधित कार्य होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु, वैसे तो सूक्ष्म जीव इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होता है कि जो अपचित भोजन होता है उसको क्या है, किण्वन की क्रिया के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। किण्वन की क्रिया क्या होती है कि अवायवीय स्थिति के अंदर यानी कि वायु की अनुपस्थिति में जो शर्करा होती है उसको अपघटित करना की क्रिया जो होती है वो किण्वन की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर जो शेष अपचित भोजन जो होता है उसको बड़ी आंत के अंदर इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, सरलीकृत कर दिया जाता है। कचरे को सरलीकृत कर दिया जाता है, फिर इसको मलाशय में भेज दिया जाता है। मलाशय से ये मल द्वार, मलाशय से ये
गुदानाल के अंतिम सिरे मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर प्रतिवर्त क्रिया द्वारा, मस्तिष्क द्वारा हमारी स्वेच्छा से प्रतिवर्त क्रिया द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है और शेष व अवशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। दोबारा देखेंगे एक बार हम सरसरी नजर से पूरे पाचन की जो क्रिया विधि है उसको दोबारा से एक साथ समझेंगे। ये अंगों के साथ में थी। सबसे पहले एक नंबर पदा मुख्य गुहा, मुख्य गुहा से भोजन ग्रसनी, ग्रसनी से भोजन आता है ग्रास नली में, ग्रास नली इसको आमाशय में भेजती है, आमाशय से ये छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में और बड़ी आंत से मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। सर्वप्रथम मुख्य गुहा में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों की सहायता से छोड़ा जाता है। उसके बाद में उसमें लार मिलाई जाती है। लार में उपस्थित जो एमाइलेज एंजाइम जो है वो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करके उसको माल्टोज में बदलता है और यहाँ पर करीबन 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। 30% स्टार्च का पाचन मुख्य गुहा में हो जाता है। लार मिलाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ने से भोजन लसलसा हो जाता है और इसको मुख्य गुहा से आगे ग्रसनी की सहायता से ग्रास नली में भेज दिया जाता है। ग्रसनी भोजन को ग्रास नली में भेजने का काम करती है। ग्रास नली एक सतत लंबी नली होती है जिसमें कर्मकुंचन गति के द्वारा भोजन आगे आमाशय में प्रविष्ट होता है। आमाशय में हमने देखा है कि भोजन में सबसे पहले प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है उसके द्वारा ये HCl की उपस्थिति के अंदर सक्रिय पेप्सिन में बदलता है और पेप्सिन जो होता है हमारे भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन है उसका पाचन करके उसको पेप्टाइड में बदलता है। तो हम देखेंगे यहाँ आमाशय में प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो कि बदलता किसमें है, सक्रिय पेप्सिन में। ये पेप्सिन जो होता है वो भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। दूसरा हमने आमाशय में देखा था कि आमाशय के अंदर श्लेष्मा का स्त्राव होता है, श्लेष्मा। और ये श्लेष्मा जो होता है वो आमाशय की आंतरिक जो सतह है स्तर है उसे उसकी सुरक्षा करने का कार्य यानी कि HCl जो होता है उससे सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा ये श्लेष्मा जो होता है वो आमाशय के अंदर गिरवा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। उसके अलावा हमने बात की थी कि आमाशय जो होता है उसके अंदर दुग्ध प्रोटीन केसिन का पाचन करने के लिए रेनिन नामक एंजाइम का स्त्राव होता है, रेनिन। और ये रेनिन नामक एंजाइम जो होता है दुग्ध प्रोटीन केसिन पर रेनिन की जब क्रिया होती है तो वो उसको सरल पैराकेसिन में बदल देता है, पैराकेसिन। तो यहाँ पर दुग्ध प्रोटीन का भी नवजात शिशुओं में पाचन होता है। इसके अलावा हमने देखा था
कि आमाशय के अंदर जो HCl स्त्रावित होता है, ये HCl आमाशय की ऑक्सेंटी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है और आमाशय के भोजन को अम्लीय बनाता है। आमाशय भोजन को अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। साथ ही ये प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। अगली बात हम करेंगे कि उसके बाद में भोजन आता है छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग थे, ग्रहणी जो होता है उसके अंदर आंतरिक रस, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशय रस और यकृत द्वारा पित्त रस का स्त्राव होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से संबंधित पाचन का कार्य होता है, यानी कि ग्रहणी भाग में सबसे ज्यादा पाचन। ग्रहणी से सेकंड भाग जो छोटी आंत का आता है वो आता है अगर शुद्धांतर के अंदर। अगर शुद्धांतर में विशेष प्रकार की आंतरिक कोशिकाओं के द्वारा पचित रस के अवशोषण का कार्य होता है। अगर शुद्धांतर से भोजन जो होता है वो शुद्धांतर में भेज दिया जाता है। शुद्धांतर के अंदर जिन पदार्थों का अवशोषण अगर शुद्धांतर में नहीं हो पाता है उनका अवशोषण शुद्धांतर में होता है। शुद्धांतर में जैसे पित्त लवण है और विटामिन से जो होते हैं उनसे संबंधित अवशोषण का कार्य होता है। उसके बाद में भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन में से जल व खनिज लवण जो है उसके अवशोषण का कार्य होता है और बाकी शेष रह अपचित जो भोजन होता है उसका किण्वन की क्रिया के द्वारा शैलीकृत या अपघटन हो जाता है। इस अपशिष्ट को मल द्वार के रास्ते से बाहर त्याग दिया जाता है।